अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ खलील अहमद। आज के लेक्चर के अंदर हम इलेक्शंस एक्ट 2017 के चैप्टर 6 और 7 को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 इलेक्शन टू रिजर्व सीट्स इन एन असेंबली। इस चैप्टर का सिर्फ एक ही सेक्शन है और ये असेंबली के अंदर रिजर्व सीट्स के इलेक्शन को डील करता है। सेक्शन 104 पार्टी लिस्ट फॉर रिजर्व सीट्स फॉर इलेक्शंस टू रिजर्व सीट्स लाइक वुमेन एंड नॉन मुस्लिम्स इन एन असेंबली। हर असेंबली के अंदर कुछ रिजर्व सीट्स होती हैं, जैसे नेशनल असेंबली है, वहाँ पे वुमेन की 60 रिजर्व सीट्स हैं और नॉन मुस्लिम की 10 रिजर्व सीट्स हैं। ईच पॉलिटिकल पार्टी contesting these seats must, within the period fixed by the election commission, file separate list of candidates. The list must show the priority order, mean first candidate, second candidate and so on. तो उस हिसाब से जो सीट्स होती हैं वो फिल होती जाती हैं। उनमें बाद में अगर कोई सीट खाली होती है तो जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है उस हिसाब से जो नेक्स्ट कैंडिडेट होता है वो उसकी जगह पे वहाँ पे मेंबर बन जाता है। लिस्ट मस्ट बी सबमिटेड आइदर टू द इलेक्शन कमीशन और एज डायरेक्टेड द प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर और अनदर ऑथोराइज्ड ऑफिसर। These lists shall then be published immediately for the public. Important condition: once the last date for nomination paper passes, the list cannot be changed. कागजात नामजदगी की सबमिशन के लास्ट डेट के बाद इस लिस्ट के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं की जा सकती। ना तो प्रियोरिटी ऑर्डर चेंज किया जा सकता है, ना न्यू नेम्स इस लिस्ट के अंदर ऐड किए जा सकते हैं और जो पहले एग्जिस्टिंग नेम्स हैं उनको रिमूव नहीं किया जा सकता। The party list may include extra names of candidates in case some candidates are disqualified during scrutiny or a vacancy occurs later during the assembly term. तो स्क्रूटनी के दौरान हमेशा जो है कुछ कैंडिडेट्स डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, उनके नॉमिनेशन पेपर जो है वो रिजेक्ट होने की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो कुछ और भी जो है वो क्राइटेरियन होते हैं, हम सारी चीज़ें ये पहले पढ़ चुके हैं, तो उनकी बेस पे जो है वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। और सम टाइम ऐसा होता है कि असेंबली टर्म के अंदर जो है वो कोई कैंडिडेट उसकी डेथ हो जाती है या कोई और मामला हो जाता है या वैसे वो जो है सीट छोड़ना चाहता होता है। तो इस कंडीशन में जो है ना फिर मतलब पहले से ही जो पार्टी है ना, पार्टी उनको कहा जाता है कि आप एक्स्ट्रा कैंडिडेट की लिस्ट जो है हमें प्रोवाइड करें। लेट्स सपोज एक पार्टी है, उसके हिस्से में जो रिजर्व सीट्स हैं वो 10 आ रही हैं। लेट्स सपोज ये वीमेन की ज़्यादा ज़्यादा है, तो एक पार्टी के पास अगर 10 हैं तो उनको कहा जा सकता है कि आप 10 की बजाय जो है वो 15 या 20 नेम लिस्ट के अंदर जो है प्रायोरिटी ऑर्डर के साथ मेंशन कर दें। A candidate for a reserved seat, women or non-Muslim, must file nomination paper on the prescribed form, submit them before the last date fixed. These papers shall be scrutinized in the same way as nomination papers for general seats under section 62। जो हमने चैप्टर 5 के अंदर जनरल इलेक्शन के हवाले से नॉमिनेशन पेपर की जो स्क्रूटनी का एक प्रोसेस देखा था, पूरा एक प्रोसीजर था, तो यहाँ पे भी नॉमिनेशन पेपर को उसी तरह से स्क्रूटिनाइज किया जाएगा, मीन उनकी जांच पड़ताल की जाएगी। इफ द पार्टी लिस्ट बिकम्स एम्प्टी, ऑल नेम्स आर यूज्ड, द पार्टी मे सबमिट अ न्यू नेम फॉर एनी फर्दर वैकेंसी। तो पहले तो हमने ये देखा था कि जो लिस्ट है गिवन होती है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं की जा सकती, लेकिन हो सकता है कि वो लिस्ट जो है सारी की सारी कंज्यूम हो जाए, क्योंकि मैंने आपको जैसे मिसाल दी कि अगर एक पार्टी को रिजर्व सीट्स में 10 सीटें मिल रही हैं और उन्होंने ऑलरेडी जो है वो 20 नेम दिए और 20 के 20 नेम भी यूज़ हो गए, तो अभी भी वो सीटें खाली हो जाती हैं बाद में जो है वो असेंबली टर्म में। तो फिर पार्टी को कहा जा सकता है कि आप जो है ना न्यू नेम दे सकते हैं फॉर एनी फर्दर वैकेंसी। तो उसका प्रोसेस भी सेम वही होगा जो कि हमने सब सेक्शन 1, 2 और 3 में देखा था। इफ़ अ रिजर्व सीट fall vacant due to death, resignation or disqualification of a member, then it shall be filled by the next person in the party list in order of priority। ये कोई चीज़ है जो मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर सीट वैकेंट होती है तो फिर जो एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है जो उन्होंने तरतीब दिया होता है सीक्वेंस के साथ, तो उनमें जो नेक्स्ट कैंडिडेट होता है वो उस सीट पे आ जाता है, मीन कि वो जो बाकी रिमेनिंग टर्म होती है असेंबली की वो पूरी करता है। Before the Commission notifies the next person from the list, the person must submit a declaration on oath stating, since filing his nomination paper, he has not become disqualified under Article 63 of the Constitution। तो ये हमने सेक्शन ये जो आर्टिकल है ना 63, ये कॉन्स्टिट्यूशन 1973 की बात की जा रही है। तो उसमें डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से जो है ना वो प्रोविजंस मेंशन है कि
कौन सी जो है ना वो डिस्क्वालिफिकेशन मीन के इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो क्योंकि जब शुरू में एक पर्सन है वो असेंबली का मेंबर बनता है, तो तब तो वो सारा कुछ मतलब चेक कर लिया जाता है। लेकिन बाद में अगर कोई सीट वैकेंट होती है 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो फिर जो नेक्स्ट मतलब प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर जो नेम होता है, तो हो सकता है बाद में उसने कुछ ऐसा काम किया हो, क्योंकि वो असेंबली के अंदर तो नहीं होता। वो हो सकता है कोई डिस्क्वालीफाई हो गया हो, तो उससे एक ओथ लिया जाता है कि आप इस चीज़ को इंश्योर करवाएँ कि आप जो है वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुए अंडर अंडर आर्टिकल 63। A candidate contesting a reserved seat must also submit the following to the returning officer appointed by the commission: a copy of the party list of his her political party, तो उसकी जो पार्टी है वो बताएगा कि मैं किस पार्टी से जो है ना वो ताल्लुक़ रखता हूँ। डिक्लेरेशन एंड स्टेटमेंट सपोर्टिंग द नॉमिनेशन, प्रूफ ऑफ डिपॉजिट ऑफ द नॉमिनेशन फ़ी, जो नॉमिनेशन फ़ी होती है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है कि इनके लिए कोई वही है या जनरल इलेक्शन की जो फ़ी होती है वही होगी, शायद मेरे ख्याल में वही होती होगी। तो वो भी प्रूफ देगा कि उसने फ़ी जो है वो सबमिट करवा दी है। इफ़ 2 or more political parties have equal claim share to a reserved seat, the returning officer shall decide the winner by drawing lots। तो अज़्यूम करते हैं कि एक 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ए और बी, जबकि रिज़र्व सीट्स जो हैं वो 5 हैं और इनकी जो स्ट्रेंथ है असेंबली के अंदर वो सेम है, इसकी भी और इस पॉलिटिकल पार्टी की भी। अब यहाँ पे जो है वो ऑड में है ना, तो ऑड को तक़सीम करना तो फिर मुश्किल होता है कि इसको तो इक्वली डिवाइड नहीं किया जा सकता। अब एक के हिस्से में 2 आएँगी, दूसरे के हिस्से में 3 आएँगी, तो ये फिर ड्राइंग लॉट्स में इनकी कुरानंदाज़ी की जाएगी, किसके पास 3 सीट जाएँगी, किसके पास 2 जाएँगी, क्योंकि इनके पास सीट जो है वो इक्वल जानी है, जबकि रिज़र्व सीट की तादाद जो है पीछे वो 5 है, पहले बाकी फिल हो चुकी हैं, तो तब कुरानंदाज़ी की जाएगी। चैप्टर 7 कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू द सेनेट। अच्छा, जो हमने चैप्टर 5 देखा था ना जनरल इलेक्शन के हवाले से, जो कि नेशनल असेंबली के हवाले से था और प्रोविंशियल असेंबली के हवाले से, सेम प्रोसीजर जो है वो सेनेट का है, सिर्फ बहुत कम चेंजेस होंगी। तो बिलीव इट, अगर आपने चैप्टर 5 अच्छे से कर लिया है, तो ये जो सेनेट का ये जो चैप्टर है ना, ये कुछ भी नहीं है। टोटली आपको सारा कांसेप्ट जो है ना, जो हमने पहले पढ़ा है, वही ही है। तो आपने मैं आपको अगेन कहूँगा कि आपने चैप्टर 5 को जितना अच्छे से हो सकता है, आपने उसको अच्छे से करना है। अगर आपने उसको अच्छे से कर लिया ना, तो आप यकीन जानें कि अगले जितने भी सेक्शंस होंगे ना, ये पूरे ये जो इलेक्शन एक्ट है, ये आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। Section 105, Returning Officer and Polling Officers. For Senate elections, the Election Commission shall appoint a returning officer for each province and the Islamabad Capital Territory. The Commission shall also appoint as many polling officers as needed to assist the returning officer in conducting the election. आई होप आप सबको आइडिया होगा कि ये जो सेनेट के इलेक्शन हैं कहाँ पे होते हैं। इनके इलेक्शन सिर्फ असम्बलीज़ के अंदर होते हैं। जो रिस्पेक्टिव प्रोविंस हैं, जैसे सिंध है, अब सिंध से जो 23 सीट्स आती हैं, ये जो सेनेट की हैं, हर सूबे से 23 सीट्स होती हैं ना। अब ये जो 23 सीट्स हैं हर प्रोविंस की, तो वो उनकी जो जो प्रोविंशियल असेंबली होती है वहाँ से आती हैं। इसके अलावा आपको पता है कि 4 सीट जो हैं वो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी से भी आती हैं। उसके जो इलेक्शंस होते हैं ना, वो नेशनल असेंबली के अंदर होते हैं। तो अब ये बड़ा आसान होता है, मीन कि जो जनरल इलेक्शन होता है उसमें तो आपको पता है कि जो वोटर्स होते हैं वो तो लाखों में होते हैं ना। लेकिन ये असेंबलीज़ के अंदर तो सीट्स बहुत, मतलब जो वोटर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं ना। जैसे नेशनल असेंबली की बात कर लें तो उसमें मैक्सिमम कितने लोग होंगे, 336 होते हैं और उसमें भी वो पूरे नहीं होते, कम ही रहते हैं हमेशा। तो इसी तरह जैसे पंजाब असेंबली है, फिर सिंध असेंबली है, तो उसमें जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो भी कम ही होते हैं, पोलिंग ऑफिसर्स वो भी कम होते हैं, तो ये कोई इलेक्शन इतना मुश्किल नहीं होता। आगे है सेक्शन 106, फंक्शंस ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर्स। द रिटर्निंग ऑफिसर शैल इफेक्टिवली कंडक्ट द इलेक्शन अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट एंड द रूल्स। सेम वैसा प्रोसेस है जो कि चैप्टर 5 के अंदर हमने जनरल इलेक्शन के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर का रोल देखा था, सेम यहाँ पे वही है। मेंटेन प्रॉपर ऑर्डर एट द पोलिंग स्टेशन, report to the commission any incident of fact that may affect the conduct or fairness of the poll। उसके बाद देखें, ड्यूरिंग द पोल द रिटर्निंग ऑफिसर may assign some of his functions to a polling officer if the returning officer is absent
due to illness or any other reason, he shall authorize the polling officer to act in his place. आई होप आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ चुके हैं ना पहले चैप्टर 5 के अंदर वैसी ही हैं। The returning officer may at any time during the poll suspend any polling officer for valid reason to be recorded in writing and make arrangements to ensure that functions of the suspended officer are properly performed। मतलब उसने जिस पोलिंग ऑफिसर को सस्पेंड करना होता है उसकी जगह पे फिर जो और ऑफिसर है उसकी अरेंजमेंट भी रिटर्निंग ऑफिसर ने करनी होती है, क्योंकि उसकी जगह पे किसी ने काम तो करना होता है ना। तो ये सारा काम जो है ना ये जो अथॉरिटी होती है यहाँ पे भी रिटर्निंग ऑफिसर ही की है। Section 107 Notification for election. The Commission shall by notification in the official gazette call upon the members of the Provincial Assembly or the National Assembly to elect members to the Senate from the province or the Islamabad Capital Territory as specified in the notification। मीन कमीशन जो है ऑफिशियल गैजेट के अंदर नोटिफाई कर देगा कि किस प्रोविंस के अंदर या इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर कितनी सेनेटर की सीट जो है वो वैकेंट हैं और किस डेट को ये इलेक्शन होने जा रहा है। इन द सेम नोटिफिकेशन द कमीशन शैल फिक्स द फॉलोइंग डेट्स। तो ये जो डेट्स है ना ये सेक्शन 57 के अकॉर्डिंग ही है, मीन के प्रोसेस सेम है लेकिन ये जो टाइम ड्यूरेशन है वो डिफरेंट है। तो ये 57 के अंदर हमने जनरल इलेक्शन के हवाले से डेट्स को देखा था कि एक पूरा इलेक्शन प्रोग्राम होता है तो उसमें नॉमिनेशन पेपर से लेके पोलिंग डेट तक सारा कुछ मेंशन होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई उतनी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी नहीं होती तो यहाँ पे जो ड्यूरेशन है वो कम रखा जाता है, लेकिन प्रोसेस सेम है। जैसे यहाँ पे देखें लास्ट डेट फॉर मेकिंग नॉमिनेशंस मीन के कागजात नामजदगी की लास्ट डेट क्या होगी, सेकंड डे आफ्टर द नोटिफिकेशन इज़ पब्लिश्ड। इस नोटिफिकेशन की बात की जा रही है कि मीन जैसे ये नोटिफिकेशन पब्लिश होगा उस नोटिफिकेशन के पब्लिश होने के सेकंड डे तो जो है ना ये लास्ट डेट होगी। अगर कोई पब्लिक हॉलीडे है तो फिर जो नेक्स्ट वर्किंग डे होगा वो लास्ट डेट होगी। लास्ट डेट फॉर पब्लिकेशन ऑफ नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स मीन कागजात नामजदगी की बेस पे जो कैंडिडेट नॉमिनेट होंगे उनकी पब्लिकेशन जो है ना वो नॉमिनेशन फाइलिंग की लास्ट डेट के नेक्स्ट डे तो ये जो है लास्ट डेट होगी। लास्ट डेट फॉर स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशंस तो मीन जो कागजात नामजदगी हुए हैं मतलब जो कागजात जमा करवाए गए हैं उनकी जांच पड़ताल की लास्ट डेट क्या होगी, लास्ट डेट फॉर नॉमिनेशन। तो उसका जो थर्ड डे होगा ना मतलब लास्ट डे फॉर नॉमिनेशन मीन के कागजात नामजदगी की जो लास्ट डेट होगी उस लास्ट डेट के थर्ड डे ये जो है स्क्रूटनी होगी, उसकी ये लास्ट डेट होगी। अगर हॉलीडे है तो फिर नेक्स्ट वर्किंग डे जो है वो लास्ट डेट होगी। लास्ट डेट फॉर फाइलिंग अपील अगेंस्ट एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशंस ये जो है ये नॉमिनेशन की स्क्रूटनी जो जांच पड़ताल होती है उसके नेक्स्ट डे जो है मतलब सेकंड डे जो है ना ये लास्ट डेट होगी। अगर हॉलीडे है तो फिर नेक्स्ट वर्किंग डे। लास्ट डेट फॉर डिसीजन ऑफ अपील तो ये अपील की फाइलिंग के सेकंड डे ये जो है ना उसका डिसीजन आ जाना चाहिए, ये उसकी लास्ट डेट होगी। अगर हॉलीडे है तो फिर नेक्स्ट वर्किंग डे। लास्ट डेट फॉर पब्लिकेशन ऑफ रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ये अपील के डिसीजन के नेक्स्ट डे आफ्टर डे आफ्टर की बात जो है ना इसमें इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट डे। लास्ट डेट फॉर विदड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर मीन वो कैंडिडेट जिसने जो है वो नॉमिनेशन पेपर जमा करवा दिए हुए हैं और मतलब वो नॉमिनेशन उसके पेपर जो है ना एक्सेप्ट भी हो गए हैं, वो इलेक्शन के लिए अहल भी है लेकिन बाद में वो अपने नॉमिनेशन पेपर जो है वो विदड्रॉल कराना चाहता है तो उसकी लास्ट डेट क्या होगी, रिवाइज्ड लिस्ट की पब्लिकेशन के नेक्स्ट डे। अगर हॉलीडे है तो फिर वर्किंग डे जो भी नेक्स्ट वर्किंग डे होगा वो लास्ट डेट होगी। पोलिंग डेट इफ नेसेसरी नॉट earlier than 7 days आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ रिवाइज लिस्ट मतलब जो रिवाइज लिस्ट की पब्लिकेशन होगी उसके 7 दिन से पहले इलेक्शन नहीं हो सकता, बाद में होगा। अच्छा यहाँ पे जो जनरल इलेक्शन है ना उसमें 28 डेज है, यहाँ पे 7 डेज है। तो मीन ये मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि प्रोसेस सेम है लेकिन क्योंकि इसमें कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है सिर्फ जो है ना असम्बलीज के अंदर ही तो इलेक्शन होने होते हैं तो इसलिए डेज कम रखे जाते हैं सेनेट के लिए। Within 3 days of the Gazette notification, the returning officer shall give public notice on the of the dates fixed by the Commission। तो मीन गैजेट नोटिफिकेशन के जो है ना वो 3 दिन के अंदर अंदर रिटर्निंग ऑफिसर पब्लिक नोटिस के जारी कर देगा जो कि कमीशन के जरिए फिक्स किया जाता है।
कि इस डेट को जो है ना वो इलेक्शन होंगे। That this notice shall be displayed in a prominent place in his office. The returning officer shall, in the public notice, invite nominations, specifying the time by which nominations must be received, the place where nomination paper should be submitted. ये सारी चीज़ें ना जो सेम ही हैं जो कि हमने जनरल इलेक्शन में पढ़ी थी। Section 108 Supply of list of voters. The Election Commission shall provide the returning officer with a list of voters for the Senate election from a province or the Islamabad Capital Territory as applicable. डिपेंड करता है कहाँ पे इलेक्शन है। अगर कुछ मतलब किसी सूबे के अंदर सेनेटर की सीट्स वैकेंट हैं तो ज़ाहिर है फिर उसी प्रोविंस की जो नेशनल असेंबली है, सॉरी प्रोविंशियल असेंबली है, तो उनकी बेसिकली जो है ना वोटर लिस्ट होगी, वो रिटर्निंग ऑफिसर को प्रोवाइड की जाएगी। अगर सेंटर के अंदर मेन के इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर सेनेटर की सीट वैकेंट है तो फिर इनके वोटर की लिस्ट जो है ना वो प्रोवाइड की जाएगी मेन नेशनल असेंबली के। सेक्शन 109 पोलिंग स्टेशन द कमीशन शैल प्रोवाइड अ पोलिंग स्टेशन फॉर द सेनेट इलेक्शन मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली और द नेशनल असेंबली विल वोट एट दिस स्टेशन। जहाँ पे वो सीट वैकेंट है ना तो उसी असेंबली के जो वोटर्स हैं वो सिर्फ वोट डाल सकते हैं। अगर पंजाब के अंदर मतलब कोई सेनेटर की सीट वैकेंट है तो पंजाब की जो प्रोविंशियल असेंबली है मेन की पंजाब असेंबली सिर्फ वो वोट डाल सकती है। सेक्शन 110 नॉमिनेशन फॉर इलेक्शन हु कैन प्रपोज और सेकंड अ कैंडिडेट। ये भी सेम वैसा ही प्रोसेस है जो कि हमने उसमें देखा था जनरल इलेक्शन के अंदर कि एक जो है ना प्रपोजर होता है मीन की जो तजवीज़ देता है कि ये जो कैंडिडेट है ये अहल है, ये इलेक्शन लड़ने के लिए बिल्कुल ठीक है, ईमानदार है, अच्छा इंसान है। और दूसरा होता है सेकेंडर जो कि तायद करता है मीन की उसकी हिमायत करता है। एनी वोटर मीन के मेंबर ऑफ द असेंबली may propose or second a person qualified for Senate election from a province or the Islamabad Capital Territory. Each nomination must be on a separate nomination paper जिसको फॉर्म ए कहते हैं signed by proposer, seconder and candidate on solemn affirmation मीन उनसे एक तरह का हल्फ लिया जाता है। It must include declaration that the candidate consent to nomination fulfills Article 62। आर्टिकल 62 जो है ना ये क्वालिफिकेशंस के रिलेटेड है। ये आर्टिकल 1973 जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान को उसकी बात की जा रही है। और इसके अलावा आर्टिकल 63 के अकॉर्डिंग जो डिस्क्वालिफिकेशंस हैं मीन वो इसमें इस पर्सन के अंदर मौजूद नहीं है तो ये इस चीज़ को भी मतलब ये इस चीज़ की कंसर्न देगा, मतलब एक तरह से उस चीज़ को अप्रूव करेगा कि मैं बिल्कुल क्वालिफाई हूँ और जो आर्टिकल 63 के अंदर डिस्क्वालिफिकेशंस हैं वो मेरे अंदर मौजूद नहीं है। Declaration if candidate is a technocrat or alim for a reserved seat. Declaration that the candidate has opened a dedicated bank account for election expenses or dedicated an existing account. Attested copy of national identity card. Statement of assets and liabilities of the candidate, spouse and dependent children as of the previous 30th जून इन फॉर्म बी। सेम जो पहले हमने जनरल इलेक्शन के अंदर भी देखा था कि जो एक कैंडिडेट होता है उसके ऊपर जितने भी वाजिबात होते हैं, जो उसके एसेट होते हैं, असासे होते हैं, चाहे उसके हों ज़ाती हों या उसके स्पाउस मतलब उस ज़ौजैन जो बीवी है या बीवी की तरफ से इलेक्शन लड़ा जा रहा है तो फिर उसका जो खामद होगा उसका, अगर खामद इलेक्शन लड़ रहा है तो उसकी जो बीवी होगी उसकी जो बैंक अकाउंट हैं या असासे हैं जो भी हैं वो, और इसके अलावा जो उनके डिपेंडेंट चिल्ड्रन है अगर उनके नाम पे भी है तो वो सारे जो है ना डिक्लेयर करवाने पड़ते हैं। ये प्रीवियस ईयर जो 13 जून है तब से लेके जब इलेक्शन होता है तब तक, और ये फॉर्म बी के अंदर जो है ना मौजूद होते हैं। डिलीवरी ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स कैन बी डिलीवर्ड बाय द कैंडिडेट प्रपोजर एंड सेकेंडर ऑन अ रिटर्न नॉमिनेट। द रिटर्निंग ऑफिसर मस्ट एक्नॉलेज रेसिपिएंट स्पेसिफाइंग डेट एंड टाइम। तो इनमें कोई भी जो है ना नॉमिनेशन पेपर डिलीवर कर सकता है, कैंडिडेट खुद कर सकता है, प्रपोजर कर सकता है, सेकेंडर कर सकता है, आर ए रिटर्न नॉमिनेट। If a person can be nominated by no more than 5 nomination papers, मतलब एक पर्सन जो है वो 5 नॉमिनेशन पेपर जो है ना वो जमा करवा सकता है। खुद तो नहीं करेगा, कुछ जो है एक खुद कर देगा, कोई जो है वो प्रपोजल कर देगा, सेकेंडर कर देगा।
Each nomination must include a certified copy of the relevant extract from the electoral roll where the candidate's name is registered. The returning officer shall assign a serial number to each nomination paper. Endorse it mean उसको certify करेगा, उसको accept कर देगा with the name of the person presenting it and date and time of the recipient. Inform the person about time and place of scrutiny of nomination papers. तो क्योंकि जब स्क्रूटनी होती है तो वहाँ पे ये जो पर्सन होते हैं वो मौजूद होते हैं. The returning officer shall display a notice at a conspicuous place in his office with the details of each candidate as per the nomination paper. मीन सेनेट के इलेक्शन के अंदर जितने कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उनकी डिटेल अकॉर्डिंग टू नॉमिनेशन पेपर जो कि वो नॉमिनेशन पेपर के अंदर फिल करते हैं उनको रिटर्निंग ऑफिसर जो है एक नोटिस के अंदर मेंशन करके अपने ऑफिस में एक किसी कॉन्स्पिकुअस प्लेस में इनके वाजे जगह पे जो है अफिक्स कर देता है जो कि पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल होते हैं. Form A and accompanying declarations statements shall be open to public inspection. इसी तरह फॉर्म ए ये हम देख चुके हैं कि इसमें जो है ना वो जो उनके फॉर्म वगैरह होते हैं डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स वगैरह वो सारी जो है मेंशन होती हैं फॉर्म ए के अंदर. ये भी पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल होती हैं लेकिन इसकी फ़ी होती है जो कि कमीशन मेंशन करता है. कोई भी फ़ी पे करके ये फॉर्म ए जो है वो ले सकता है. सेक्शन 1 and 11 डिपॉजिट्स. The returning officer shall not accept a nomination paper unless a sum of 20,000 is deposited in cash by the candidate or someone on his behalf at the time of delivery. तो मीन ये जो कैश है वो खुद भी दे सकता है, उसका प्रपोजर भी दे सकता है या सेकेंडर या कोई और जो उसका नॉमिनेटेड एजेंट है वो भी दे सकता है. तो सेम जैसे हमने चैप्टर 5 के अंदर जनरल इलेक्शन के हवाले से देखा था कि नॉमिनेशन पेपर के साथ जो है ना कुछ फ़ी दी जाती है. तो नेशनल असेंबली की हमने देखा था कि उसकी फ़ी थी 30K और प्रोविंशियल असेंबली की फ़ी थी 20K और इसकी सेनेट की भी 20K ही है. तो ये देनी पड़ती है. ये कैश में भी दी जा सकती है और वैसे तो इलेक्शन कमीशन का आई थिंक बैंक वगैरह होता है, यहाँ पे ये चीज़ मेंशन है कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान या किसी गवर्नमेंट ट्रेजरी या सब ट्रेजरी के अंदर अगर कोई कैंडिडेट सबमिट करवा देता है तो उसकी जो रसीद है रेसिपिएंट है वो रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करवाई जा सकती है, वो भी वैलिड है. If a candidate is nominated by more than one nomination paper, only one deposit is required. तो हमने देखा था कि एक कैंडिडेट जो है वो 5 नॉमिनेशन पेपर जो है वो जमा करवा सकता है रिटर्निंग ऑफिसर को, लेकिन उसको फ़ी जो है वो सिर्फ एक ही देनी पड़ती है क्योंकि उसने सेनेट के अंदर एक ही सीट पे जो है वो इलेक्शन लड़ना होता है. द डिपॉजिट इज़ नॉट रिफंडेबल. ये वापस नहीं होता. उसमें भी हमने देखा था जनरल इलेक्शन के हवाले से उसमें भी रिफंड नहीं होता. सेक्शन 112 स्क्रूटनी. ये भी आसान सा है. जैसे हमने देखा था कि वो जो नॉमिनेशन पेपर है उनकी बाद में स्क्रूटनी होती है, जांच पड़ताल होती है, लेकिन ये कैंडिडेट की मौजूदगी में होती है. ज़रूरी नहीं है कि कैंडिडेट वहाँ पे हो. उसका प्रपोजर हो सकता है, सेकेंडर अथोराइज्ड एजेंट वगैरह वहाँ पे मौजूद होते हैं ताकि उनके सामने जो है ना ये इंस्पेक्शन हो. उनको पूरा मौका दिया जाता है जो भी वो एग्जामिन करना चाहते हैं उसके हवाले से, मतलब क्वेश्चन करना चाहते हैं. अगर रिजेक्ट हो रहा है ना, रिटर्निंग ऑफिसर उनको रिजेक्ट करना चाहता है तो उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है, वो उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये इसमें हमने मतलब क्यों इसको रिजेक्ट कर रहे हैं. उनको मौका दिया जाता है. अगर वो सेटिस्फाई अगर नहीं होता रिटर्निंग ऑफिसर तो उनको रिजेक्ट कर देता है. The RO shall examine the nomination paper in the presence of attendees and decide on any objections arise. वही बात जो मैंने आपको बताई है कि जो भी ऑब्जेक्शन है उनके सामने ही रेज किया जाता है. तो इसमें और बात ये है कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है उनसे अनरिलेटेड क्वेश्चन नहीं करता. सिर्फ वही क्वेश्चन करता है जो कि नॉमिनेशन पेपर के हवाले से है. उनसे इलेक्टोरल रोल्स जो कि वोटिंग लिस्ट होती है वो क्वेश्चन नहीं करता. वो उसका काम नहीं है. वो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का काम है. वो हम सारी चीज़ें पहले चैप्टर्स के अंदर कवर कर चुके हैं. दारो में रिजेक्ट अ नॉमिनेशन पेपर ऑन हिज ओन और ऑन ऑब्जेक्शन इफ सेटिस्फाइड दैट. वो खुद भी मतलब किसी नॉमिनेशन पेपर को रिजेक्ट कर सकता है अगर कोई और ऑब्जेक्शन करता है, मीन कि उसके ऊपर एतराज़ करता है कोई और कैंडिडेट जो है या कोई और वोटर जो है असम्बली का, नेशनल असम्बली का, मतलब कहाँ जहाँ पे भी वो इलेक्शन हो रहा है बेसिकली, तो उनका कोई भी वोटर जो है वो भी ऑब्जेक्शन कर सकता है. ये पर्सन जो है ना ये तो क्वालिफाई नहीं होता, ये तो ईमानदार नहीं है, फलां जो भी हो सकता है. द कैंडिडेट इज़ नॉट क्वालिफाइड
तो अब यहाँ पे 4 चीज़ें मेंशन की गई हैं कि किन की वजह से उसके नॉमिनेशन पेपर जो है वो रिजेक्ट किए जा सकते हैं। एक तो कैंडिडेट वो खुद जो है वो क्वालिफाई ना हो। दूसरा ये है कि अगर उसका प्रपोज़र जो मतलब उस कैंडिडेट की बेसिकली तजवीज़ देता है कि ये कैंडिडेट जो है ना, ये क्वालिफाइड है। और दूसरा सेकेंडर मतलब जो उसकी हिमायत करता है, उसकी तायीद करता है, अगर वो भी क्वालिफाइड नहीं है ना, तो भी उस कैंडिडेट के नॉमिनेशन पेपर जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा एनी प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 1 एंड 10 जो है ना, ये नॉमिनेशन पेपर के हवाले से था, उसमें हमने सारी चीज़ें देखी हैं। नॉमिनेशन पेपर का एक पूरा प्रोसेस है। फिर 1 एंड 11 के अंदर हमने डिपॉजिट देखी है, जो फ़ी देनी होती है। अगर इसमें कोई फ़ाल्स डिक्लेरेशन देता है, वो कोई मटीरियली इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है, तो भी उसके नॉमिनेशन पेपर जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा लास्ट में देखें, अगर प्रपोज़र और सेकेंडर उसके जो सिग्नेचर्स हैं वो जेन्युइन ना हों, तो भी नॉमिनेशन पेपर जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट कंडीशंस जहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है वो यहाँ पे देखें। रिजेक्शन ऑफ वन नॉमिनेशन पेपर डज नॉट इनवैलिडेट अदर वैलिड पेपर्स। अब एक कैंडिडेट 5 नॉमिनेशन पेपर जो है वो जमा करवा सकता है आरओ को। अगर उनमें 4 भी रिजेक्ट हो जाए ना, एक भी एक्सेप्ट हो जाए, तो भी वो इलेक्शन के अहल होता है, मीन के इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। RO cannot reject a nomination for minor or non-substantial defects and may allow immediate correction. Let's suppose किसी का नेम है, उसमें कोई स्पेलिंग का इशू है, जैसे खलील है, उसमें आई का इशू हो सकता है। तो उससे जो है ना वो ज़्यादा कोई ये ज़्यादा डिफेक्शन नहीं है, उसको आर जो है सिर्फ इस बुनियाद पे रिजेक्ट नहीं कर सकता, वो उसको उसी टाइम पे जो है वो करेक्ट कर देगा। आर कैन नॉट क्वेश्चन करेक्टनेस ऑफ एंट्रीज इन द इलेक्टोरल रोल, जो वोटिंग लिस्ट है, तो वो उनसे तो क्वेश्चन करता ही नहीं है, वो उसका काम ही नहीं है। इफ अ कैंडिडेट डिपॉजिट एनी लोन, टैक्स, गवर्नमेंट ड्यूज और यूटिलिटी बिल्स आफ्टर filing nomination papers and was unaware at the time, the nomination shall not be rejected for non payment. मीन अगर कोई पर्सन जो है ना वो लायबल है, अब उसके ऊपर लोन है, गवर्नमेंट का कोई टैक्स है या कोई और यूटिलिटी बिल्स हैं, ये सारे जो है ना पहले जमा करवाने होते हैं, वो डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए। अगर वो डिफ़ॉल्टर है, वो तो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। बिलफ़र्ज़ वो मतलब उनके ऊपर जो है ना, किसी कैंडिडेट के ऊपर इस तरह की कोई लायबिलिटीज़ हैं, लेकिन उसके इल्म में नहीं है। उसको पता ही नहीं है कि मेरे ऊपर जो है ना इस तरह के कुछ चार्जेज़ हैं। तो सिर्फ़ इस बुनियाद पे जो है ना उसके नॉमिनेशन पेपर को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। अगर वो डिफ़ॉल्टर है, तो फिर तो वो एक्सेप्ट ही नहीं ना किए जाते, रिजेक्ट कर दिए जाते हैं उसकी जो नॉमिनेशन पेपर है। If RO is satisfied that the candidate willfully concealed such dues, the nomination shall be rejected. अगर पता चल जाए कि ये willfully मीन कि intentionally मीन जानबूझ के जो है इसने कंसील किया है, इस इन्फॉर्मेशन को छुपाया है, तो फिर जो है ना वो उसके नॉमिनेशन पेपर को रिजेक्ट किया जाएगा। The RO shall endorse his decision on each nomination paper accept or reject. Endorse मीन कि उसको सर्टिफाई करेगा, उसके ऊपर जो भी डिसीजन है वो मार्क कर देगा क्या मैंने इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। इफ़ रिजेक्टेड, ए ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ रीज़न मस्ट बी रिकॉर्डेड। तो वो रीज़न जो है लाजमी मेंशन करेगा कि उसने ये नॉमिनेशन पेपर जो है क्यों रिजेक्ट किया है। सेक्शन 1 and 13 अपील अगेंस्ट स्क्रूटनी आर्डर। A candidate or an objector may file an appeal against RO's decision. तो ये जो अपील है ना, ये बेसिकली ट्रिब्यूनल के पास जाती है। सेम प्रोसेस है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसे हमने वो जनरल इलेक्शन का देखा था। ये जो ट्राइब्यूनल है ना, ये कमीशन तश्कील देता है। ये बेसिकली हाई कोर्ट के जजेस पे मुश्तमिल होता है, लेकिन कमीशन जो है हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंटमेंट ऐसे नहीं करता, बल्कि वो जो रेलिवेंट हाई कोर्ट है ना, मीन कि जिस प्रोविंस के अंदर जो है ना वो बेसिकली ट्राइब्यूनल बनाया जाना है, तो उसके जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनसे कंसल्ट करता है, कंसल्ट करके फिर जो है वो ट्राइब्यूनल को तश्कील देता है, मीन कि उसके अंदर हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है। The appeal shall be summarily decided within the time notified by the commission. Summarily मीन कि क्विकली जो है इसका डिसीजन जो है वो डिसाइड किया जाएगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाया जाएगा, और ट्राइब्यूनल का आर्डर जो है वो फाइनल होगा, मीन कि उसका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, मजीद अपील नहीं की जा सकती। इफ़ अ ट्राइब्यूनल गेट्स इंफॉर्मेशन दैट कैंडिडेट इज़ अ डिफॉल्टर हैज़ हैड अ लोन रिटन ऑफ, ये मैंने वहाँ पे भी एक्सप्लेन किया था कि ऐसा पर्सन जिसने काफ़ी पहले लोन लिया हो और वो अनकोलेक्टेबल हो, मीन कि कलेक्ट ना किया जा सकता हो, वो इस तरह का पर्सन हो कि उससे वो बिल्कुल ही मतलब आप कह सकते हैं कि उसके पास कुछ ही ना हो,
तो फिर जो भी एजेंसी है वो मतलब डिक्लेयर कर सकती है कि ये जो है ना लोन रिटर्न ऑफ हो चुका है, ये देना ही नहीं चाहता, मतलब इसके पास है ही कुछ नहीं, तो भी वो डिफ़ॉल्टर ही तो होगा ना। तो इस कंडीशन में भी ट्राइब्यूनल जो है वो देख सकता है सारी इन्फॉर्मेशन। तो इनकी बुनियादों पे फिर शो कॉज़ नोटिस दिया जाएगा उस पर्सन को कि आपका नॉमिनेशन पेपर जो है ना वो रिजेक्ट क्यों ना किया जाए। इफ सैटिस्फाइड द ट्राइब्यूनल में रिजेक्ट द नॉमिनेशन पेपर। अनाउंसमेंट ऑफ द हियरिंग डे एंड टाइम via रेडियो, टेलीविजन और न्यूज़पेपर इज़ डीम्ड सफिशिएंट नोटिस। तो बेसिकली इसका जो नोटिस है ना हियरिंग का, टाइम का, ये इनके ज़रिए जो है ना वो अनाउंस किया जाता है। तो ये सफिशिएंट नोटिस होता है। Section 114. Publication of list of candidates. After scrutiny, the returning officer shall prepare and display a list of validly nominated candidates in the prescribed manner. Mean during scrutiny, जिन कैंडिडेट के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो जाते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर उनकी एक लिस्ट जारी करता है। उनको वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स कहा जाता है। If a tribunal accepts an appeal against rejection or acceptance, the list shall be revised accordingly. मीन अगर रिटर्निंग ऑफिसर जो है किसी के नॉमिनेशन पेपर को रिजेक्ट कर देता है और कैंडिडेट रिटर्निंग ऑफिसर के इस रिजेक्शन के डिसीजन को ट्राइब्यूनल के अंदर जो है वो चैलेंज कर देता है, मीन एक अपील दायर कर देता है, और बाद में ट्राइब्यूनल का जो डिसीजन है उस कैंडिडेट के हक में आ जाता है, मीन कि उसका जो नॉमिनेशन पेपर है वो एक्सेप्ट हो जाता है। तो फिर रिटर्निंग ऑफिसर वो लिस्ट जो है दोबारा से रिवाइज करता है और उसका नेम वहाँ पे मेंशन करता है। वो भी वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट ही कहलाता है बाद में। The Commission shall publish the final list of validly nominated candidates on its website। तो मीन जैसे ये सारा कुछ फाइनलाइज हो जाता है फिर कमीशन ये जो लिस्ट है फाइनल लिस्ट बेसिकली इसको अपनी वेबसाइट पे भी पब्लिश कर देता है। सेक्शन 115 विथड्रॉल। A validly nominated candidate may withdraw by delivering a written notice to the returning officer on or before the last date for withdrawal। तो विथड्रॉल की डेट हमने देखी थी, वो जनरल जो इलेक्शन होते हैं उसमें भी होती है। इसमें सेनेट के अंदर भी हमने जो इलेक्शन शुरू में हम पढ़ते आ रहे हैं उसमें भी हमने देखा है प्रीवियस सेक्शन के अंदर कि वो पूरी एक जो है जो इलेक्शन प्रोग्राम होता है बेसिकली उसमें सारी डेट्स होती हैं ना कि नॉमिनेशन पेपर को कब एक्सेप्ट किया जाएगा, उसकी स्क्रूटनी कब होगी, फिर विथड्रॉल का टाइम पीरियड जो है वो कब होता है। तो उससे पहले या उस दिन को जो है ना कोई भी वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट जो है अपनी कैंडिडेचर को विथड्रॉ कर सकता है थ्रू रिटर्न नोटिस टू द रिटर्निंग ऑफिसर। ये रिटर्न नोटिस जो है वो खुद भी दे सकता है या किसी ऑथोराइज्ड एजेंट के थ्रू जो है ना ये नोटिस जो है वो सेंड कर सकता है। वंस सबमिटेड ए विथड्रॉल नोटिस कैन नॉट बी रिकॉल्ड और कैंसल्ड। तो मीन एक दफ़ा ये इस कैंडिडेट ने विथड्रॉ के लिए अप्लाई कर दिया, मीन की नोटिस भेज दिया, बाद में उसको ख्याल आता कि नहीं मुझे दोबारा से जो है ना इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेना चाहिए, इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो जब वो एक दफ़ा विथड्रॉल नोटिस जो है वो सेंड कर देता है वो दोबारा इसको रिकॉल मीन के दोबारा से कैंसिल नहीं कर सकता, उसको वापस नहीं ले सकता। On receiving the notice, if the RO verifies the candidate's signature, a copy shall be affixed at a conspicuous place in his office। तो मतलब उस कैंडिडेट की सिग्नेचर वगैरह को वेरीफाई किया जाता है कि क्या वाकई वही कैंडिडेट है, जब किसी ने कोई शरारत की है। जब वो उसको कंफर्म हो जाता है तो फिर उसकी एक जो है ना कॉपी जो है वो अपनी एक कॉन्स्पिकुअस प्लेस के अंदर अफिक्स कर देता है, उसको आवेदन कर देता है। द डे आफ्टर द विथड्रॉल डे, द आर शैल प्रिपेयर एंड पब्लिश द फाइनल लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स। तो जैसे ही वो विथड्रॉल डेट जो है ना वो मतलब गुजर जाती है उसके बाद फिर उसकी जो एक बाकी जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स बचती हैं उनकी फाइनल लिस्ट जो है वो पब्लिश कर दी जाती है। फॉरवर्ड अ कॉपी टू ईच कैंडिडेट। जितने भी कैंडिडेट होते हैं उनको भी ये कॉपी दी जाती है कि आपके मध्य मुकाबले जो है ना ये कैंडिडेट होंगे। गिव पब्लिक नोटिस ऑफ द डे, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ पोल। दारू shall also publish the notice list of contesting candidates and poll details on the commission's website। ये सारी डिटेल जो है ना ये वेबसाइट पे भी पब्लिश की जाएंगी। सेक्शन 116 डेथ ऑफ अ कैंडिडेट आफ्टर नॉमिनेशन। इफ अ वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट हु हैज़ नॉट विथड्रॉन डाइज बिफोर द पोल डे, मतलब इलेक्शन से पहले जो है किसी वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट की डेथ हो जाती है और उसने वो जो नॉमिनेशन पेपर है वो भी विथड्रॉ नहीं किया, मतलब अ, वैसे ही उसकी डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में ना वो रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो इलेक्शन प्रोसीडिंग्स को टर्मिनेट कर देता है and report the matter to the commission via public notice after termination under subsection 1।
if fresh election shall be held as if it is a new election, तो फिर एक दोबारा जो है इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाती है। Important. Other candidates who already filed nomination paper do not need to file again or make a fresh deposit under section 1 and 12 sorry 11। तो इसमें जो उन्होंने फ़ी वगैरह दी हुई है और नॉमिनेशन पेपर वगैरह दिए हुए हैं जो बाकी कैंडिडेट हैं, उनको ये सारा दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से उनके पास मौजूद होते हैं। तो इसमें ये है कि दोबारा इलेक्शन डेट जो अनाउंस की जाती है उसमें कोई और कैंडिडेट मीन कि जिसकी फैमिली की तरफ से उसका जो कैंडिडेट था या किसी पार्टी की तरफ से वो कैंडिडेट था, उसकी डेथ हो जाती है तो वो पार्टी जो है किसी और कैंडिडेट को नॉमिनेट कर सकती है। तो इस वजह से ये इलेक्शन जो है वो मुलतवी किया जाता है। सेक्शन 1 एंड 17 पोस्टपोनमेंट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो ये सिंपल सा है कि अगर आरओ के को जो डेट्स दी जाती हैं जैसे नॉमिनेशन, स्क्रूटनी और विथड्रॉल की, अगर वो उन डेट्स के अंदर ये काम नहीं कर पाता तो उसको मज़ीद टाइम चाहिए होता है, तो वो टाइम जो है ना वो ले सकता है और कमीशन इसको की अप्रूवल देगा बेसिकली। सेक्शन 118 uncontested election after scrutiny and withdrawal if the number of validly nominated contesting candidates from a province or Islamabad capital territory is less than or equal to the number of seats। लेट्स सपोज सेनेट के अंदर टोटल जो है ना वो 8 सीट्स हैं और लेट्स सपोज अपोजिट पार्टीज में से जो है ना वो 3-3 है, तो फिर भी 6 बनते हैं, पीछे अभी भी 2 सीटें खाली हैं, या अगर 4-4 भी हैं तो भी ये बराबर है। तो इस कंडीशन में इलेक्शन होना क्यों है? तो उनको बेसिकली वो सीटें दे दी जाती हैं। इसमें कौन सा मतलब बहुत ज़्यादा वो मतलब कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जैसे जनरल इलेक्शन में होता है तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं। तो इसमें तो बड़ा आसान सा प्रोसेस होता है। तो इस कंडीशन में जो ना वो इलेक्शन नहीं होता। दारू शैल पब्लिक नोटिस डिक्लेयर दीज कैंडिडेट्स इलेक्टेड एंड सेंड द इलेक्शन रिटर्न टू द commission। The RO cannot declare a candidate elected uncontested until the appeal period against scrutiny decision expires and any appeal filed are decided। तो जो अपील का टाइम पीरियड है उस ड्यूरेशन के दौरान जो है ना वो जो कमीशन है वो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स को जो है ना वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि इलेक्ट नहीं करता। उसकी वजह ये है कि हो सकता है किसी ने अपील करनी हो, अगर किसी के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट होते हैं बिलफर्ज, अगर वो अपील कर देता है पर्सन जिसके नॉमिनेशन पेपर जो है वो रिजेक्ट हुए हैं, तो जब तक उस अपील का फैसला नहीं आ जाता तब तक वो कंटेस्टिंग कैंडिडेट कोई भी इलेक्टेड नहीं होता। द कमीशन शैल पब्लिश द नेम्स ऑफ द रिटर्न candidate in the official gazette if the number of declared candidate is less than the seat available, if fresh election shall be held to fill the vacant seats following the provisions of this act। मीन अगर पहले एक इलेक्शन होता है, जैसे मैंने मिसाल दी, चलो 8 सीट्स हैं, हम अज्यूम करते हैं कि इलेक्शन होता है, उसमें 6 कैंडिडेट हैं जो कि इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, तो या हम अज्यूम करते हैं कि ज़्यादा हैं, उनमें बाद में छोड़ जाते हैं, हो सकता है ऐसा कुछ प्रोसेस हो, तो फिर भी 2 सीट खाली रह जाते हैं, तो दोबारा इलेक्शन होगा। उनका जो वो हो चुके हैं वो मतलब नॉमिनेट हो चुके हैं, मतलब मेंबर बन चुके हैं बेसिकली। लेकिन जो सीट खाली रह जाएँगी तो उनका इलेक्शन दोबारा होगा। सेक्शन 1 and 19 contested election if after withdrawal the number of candidates exceeds the seat available, the RO shall on the appointed day conduct the poll after giving notice of the poll to the all contesting candidates। तो इसमें बेसिकली ये कहा जा रहा है कि अगर सीट कम है और कंटेस्टिंग कैंडिडेट ज़्यादा है, लेट्स सपोज 16 है, तो फिर तो इलेक्शन होगा ना। तो इसमें तो फिर ये इलेक्शन से पता चलेगा कि कौन सा जो है ना वो कैंडिडेट फिर फेवरेबल है और वो इलेक्शन जीत सकता है। सेक्शन 120 hours of poll। The returning officer shall fix the hours during which the poll will be taken। This is subject to directions of the commission। ये कमीशन ने सारा कुछ डिसाइड करना होता है। RO shall give public notice of hours fixed for the poll। Section 1 and 21 adjourned poll। If the poll uh, is interrupted or obstructed for reasons beyond the RO's control, he may stop the poll and inform the commission। When a poll is stopped, the RO may immediately report the situation to the commission। With the commission's approval, the RO may appoint a new date for the poll and fix the time and hour for the fresh poll। All voters are allowed to vote in the fresh poll and votes cast in the stopped poll shall not be counted। तो मीन जिन्होंने वोट कास्ट कर दिया होता है वो काउंट नहीं किया जाता, दोबारा से इलेक्शन होता है, उसमें जितने भी
वोटर्स होते हैं वो दोबारा आके वोट कर सकते हैं। मतलब ये बहुत ही जेनेरिक इन्फॉर्मेशन है, तो ये आप मतलब आसानी से जो है ना इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। सेक्शन 122 वोटिंग प्रोसीजर ऑल एलिजिबल वोटर्स आर इंटाइटल्ड टू वोट, नो प्रॉक्सी वोटिंग इज अलाउड। मतलब डुअल आप कह सकते हैं वोटिंग, या फेक इस तरह की जो वोटिंग है वो नहीं हो सकती, या किसी और नेम से जो है ना वो वोटिंग नहीं होगी। ईच वोटर हैज़ ओनली वन ट्रांसफरेबल वोट फॉर ईच कैटेगरी ऑफ सीट्स। उसमें कैटेगरी होती है ना, जैसे आलिम हो गया, टेक्नोक्रेट हो गया वगैरह। ईच वोटर मस्ट कास्ट देयर वोट इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर, बैलेट पेपर शैल बी इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड बाय द कमीशन, द पोल शैल बी हेल्ड by secret ballot. Section 123 proceedings at the close of poll. Immediately after the close of poll, RO shall start counting votes in the prescribed manner. जैसे ही पोलिंग मीन की वोटिंग का टाइम खत्म होगा, आरओ वोटिंग की काउंटिंग स्टार्ट कर देगा। आफ्टर काउंटिंग द आरओ शैल प्रिपेयर एंड सर्टिफाई ए रिटर्न ऑफ द इलेक्शन एंड सबमिट इट टू द कमीशन एज प्रेस्क्राइब। मीन जैसे ही आरओ जो है वोटिंग की काउंटिंग कंप्लीट कर लेगा, तो फिर उसका जो भी रिजल्ट है उसको प्रिपेयर करेगा, फिर उसको सर्टिफाई करेगा, मीन कि उसके ऊपर जो भी सिग्नेचर होते हैं, जो स्टैंप हैं, वो उसके ऊपर लगा के फिर कमीशन को भेज देगा। Every returned candidate must submit a return of election expenses within 5 days of the election। तो जनरल इलेक्शन के अंदर हमने देखा था कि इलेक्शन के बाद उनके पास 10 दिन होते हैं, लेकिन यहाँ पे सेनेट के इलेक्शन के अंदर कैंडिडेट के पास 5 डेज होते हैं, और इन्होंने 5 डेज के अंदर अंदर आपने जो इलेक्शन एक्सपेंसेस हैं वो रिटर्न करने होते हैं, वो सबमिट करने होते हैं। सेक्शन 124 डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ इलेक्शन। After receiving the returns of election, the commission shall publish the names of the returned candidate। अच्छा, आपने ना एक कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि ये जो रिटर्न कैंडिडेट होते हैं इनको क्यों रिटर्न कैंडिडेट कहा जाता है। तो ये बेसिकली वो कैंडिडेट होते हैं जो कि इलेक्शन जीत चुके होते हैं, लेकिन इनको अभी तक मेंबर नहीं कहा जाता, क्योंकि अभी तक ये एक तो इन्होंने इलेक्शन एक्सपेंसेस वगैरह जो है वो सबमिट नहीं करवाए होते। दूसरा जो है अभी तक इन्होंने असेंबली के अंदर या सेनेट के अंदर जो भी वो रिटर्न कैंडिडेट हैं, जिस भी असेंबली के हैं या सेनेट के हैं, जब तक वो हर्फ नहीं ना उठाते तब तक वो मेंबर नहीं कहलाते, ना ही वो सेनेटर कहलाते हैं। जैसे ही मतलब रिटर्न ऑफ इलेक्शन होता है, मीन के कमीशन को वसूल होता है, तो वो जो रिटर्न कैंडिडेट हैं, मीन के जिन्होंने इलेक्शन जीता है, उनके नेम जो है वो ऑफिशियल गैजेट के अंदर भी और कमीशन की वेबसाइट के ऊपर भी उनको पब्लिश कर देता है। Provided a candidate's name will not be published if they fail to submit their return of election expenses। ऐसा कैंडिडेट जिसने इलेक्शन एक्सपेंसेस जमा ना कराए हों, तो उसका नेम जो है वो वेबसाइट पे पब्लिश नहीं किया जाता। सेक्शन 125 अपील अगेंस्ट काउंट। A contesting candidate who is unhappy with the vote count may file an appeal challenging the count to the commission। तो ये जो है ना, कमीशन के अंदर कोई भी कैंडिडेट जो कि कंटेस्टिंग कैंडिडेट है वो अपील कर सकता है कि काउंटिंग दोबारा की जाए। द अपील में बी फाइल्ड इन पर्सन आर थ्रू अ पर्सन ऑथोराइज्ड इन राइटिंग। तो ये कैंडिडेट खुद भी अपील कर सकता है या किसी ऑथोराइज्ड एजेंट के जरिए भी ये अपील की जा सकती है। टाइम लिमिट विद इन 3 डेज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ काउंटिंग बाय द आरओ। लेकिन इसमें टाइम लिमिट है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो टाइम लिमिट है ना, बेसिकली ये आरओ की जो काउंटिंग कंप्लीशन है ना, उसके 3 दिन के अंदर अंदर उसने अपील करनी होगी। The appeal addressed to the Commission and filed with the Secretary of the Commission। The appeal must be in the form of memorandum which should state the ground of the appeal। मतलब जो भी रीज़न है वो कह सकता है कि यहाँ पे धांधली हुई है, जो भी मसला हो सकता है उसका, उसने वो अपील के अंदर मेंशन करना होगा। इंक्लूड कॉपीज ऑफ रेसिपिएंट शोइंग दैट a copy of the appeal has been served personally or by registered post to each contesting candidate। जो कॉपीज़ होंगी ना वो उनको मतलब बेसिकली ये है कि जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं उनको भी भेजनी होती है ना। हमेशा जो काउंटिंग है उसमें सारे कैंडिडेट वहाँ पे मौजूद होते हैं, चाहे वो अपील ही क्यों ना हो। जब अपील की जाएगी तो ज़ाहिर है वहाँ पे काउंटिंग दोबारा होगी, तो ये जो बाकी कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं ये भी तो वहाँ पे मौजूद होने चाहिए ना। तो इनको भी वहाँ पे मतलब रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए या पर्सनली वो जो कॉपीज़ हैं वो सर्व की जाती हैं, ताकि आप भी इस टाइम पे और डेट पे जो है आके इस अपील के अकॉर्डिंग जो काउंटिंग की जानी है वो आप यहाँ पे प्रेजेंट हों। आफ्टर हियरिंग द पार्टीज द कमीशन में डिसमिस द अपील और डिटरमाइन द करेक्ट रिजल्ट बेस्ड ऑन द काउंट ऑफ वैलिड वोट। तो मतलब कमीशन जो है वो हियरिंग के बाद
अपील को डिसमिस कर सकता है या फिर दोबारा जो है जो भी काउंटिंग होनी है उसको उस हवाले से रिजल्ट को दोबारा से जो है ना वो कंपाइल किया जाएगा। द कमीशंस डिसीजन ऑन द अपील इज फाइनल। नो इशू दैट कैन बी रेज्ड इन दिस अपील, मतलब जो इशू इस अपील के अंदर रेज नहीं किया जा सकता, कैन बी रेज्ड इन एन इलेक्शन petition or before any court or authority except the election tribunal। मतलब इलेक्शन ट्राइब्यूनल के अंदर जो अपील की जानी है उसके अलावा उसमें जो इशू रेज नहीं किया जाएगा वो किसी कोर्ट या अथॉरिटी के अंदर रेज किया जा सकता है थ्रू इलेक्शन पिटीशन। सेक्शन 126 कमीशन टू हैव सर्टेन पावर्स ऑफ अ कोर्ट। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, फॉर द पर्पस ऑफ द ऑफ डिसाइडिंग एन अपील अंडर सेक्शन 125, जो कि हमने पिछला सेक्शन देखा, द कमीशन हैज द सेम पावर्स एज अ कोर्ट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसके पास कौन कौन सी पावर्स होंगी, वो कौन कौन से मैटर्स हैं, लाइक इनफोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग देम अंडर ओथ, कंपेलिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट आर्टिकल आर थिंग्स। मतलब कमीशन जो है ये पावर यूज़ कर सकता है, किसी भी पर्सन को इन्फोर्स कर सकता है कि आप यहाँ पे मौजूद हों, आपने उनकी एग्जामिनेशन जो है, जो ओथ वगैरह है, वो सारी चीज़ें उनसे पर्सन में जो है ना मतलब रिक्वायर की जा सकती हैं। इसके अलावा ये जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, आर्टिकल्स हैं, थिंग्स हैं, ये भी कमीशन किसी भी पर्सन को कंपेल कर सकता है कि आप ये चीज़ें प्रोवाइड करें। Issuing commissions for the examination of witnesses, requiring deposit of diet and travel expenses of witnesses। जो उनके साथ विटनेसेस होते हैं उनके जो ट्रैवल एक्सपेंसेस होते हैं वो उन लोगों ने पे करने होते हैं जो कि वहाँ पे विटनेसेस बुला रहे हैं, जो गवाह होते हैं ना, ज़ाहिर है जो गवाहान है उनका तो क्या कसूर है इसमें कि वो ट्रैवल वगैरह करके आ रहे हैं, उनके ऊपर जो उनका खर्चा है, फूड का खर्चा है, वो खाना खा रहे हैं, तो वो सारा उन लोगों ने पे करना होता है जो कि अपील कर रहे होते हैं, वो उनके अंदर इन्वॉल्व करना चाह रहे होते हैं विटनेसेस को। रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट्स, ग्रांटिंग एडजर्नमेंट, समनिंग एंड एग्जामिनिंग ऑन इट्स ओन मोशन। तो ये जो सारी सारे मैटर्स हैं ना, ये बेसिकली कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंदर जो मौजूद हैं, ये कमीशन ये पावर यूज़ कर सकता है। सेक्शन 127 कैजुअल वैकेंसी। If before the end of a member's term the senator seat becomes vacant or is declared vacant or the election is declared void, the commission shall issue a notification in the official gazette, मीन के दोबारा इलेक्शन होगा। It will call on the members, या फिर जो इस सूरत में जो वाइड हो जाता है उस सूरत में तो दोबारा इलेक्शन होगा। जो वैसे एक कैजुअल सीट खाली हो जाती है, मीन के आप कह सकते हैं जैसे जनरल इलेक्शन में हम कहते हैं कि ज़मीनी इलेक्शन होते हैं, उस सेंस में यहाँ पे कमीशन जो है उस हवाले से ऑफिशियल गैजेट के अंदर नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। इट विल कॉल ऑन द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली और नेशनल असेंबली टू इलेक्ट अ पर्सन टू फिल द वैकेंसी। ऑल प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स अप्लाई फॉर दिस इलेक्शन। If two or more seats from the provincial or national assembly become vacant simultaneously and were due to expiry on the same day, elections for such seats may be held together। तो इसको एक मिसाल से समझते हैं। लेट्स सपोज सिंध के अंदर, सिंध में और केपीके में कोई 2 सीट खाली हो जाती हैं और सेम डेट पे जो है ना खाली होती हैं साइमल्टेनियसली, तो उनका इलेक्शन भी सेम डे पे हो सकता है। इफ 2 or more seats become vacant simultaneously but their term were due to expiry on different dates, election for these seats shall be held separately। तो अगर कोई सीट जो है ना वो साइमल्टेनियसली मतलब खाली होती हैं, लेकिन उनके जो एक्सपायरी डेट्स हैं वो डिफरेंट हैं। लेट्स सपोज किसी की है 2026 के अंदर और किसी की है 2028 के अंदर, तो इलेक्शन जो है वो सेपरेटली डेट्स को होंगे, सेपरेट डेट्स में करवाए जाएंगे। सेक्शन 128 एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर कंपेलिंग ऑफ completion of election। The commission may extend the time for completing a senate election if it finds sufficient reason, मीन कि कोई फ्लड आ गया, अब एक वैसे डेट है कि 30 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना चाहिए, अगर कोई फ्लड है या कोई और सिक्योरिटी की कोई का इशू है तो फिर टाइम एक्सटेंड किया जा सकता है। दिस इज डन बाय अमेंडिंग द नोटिफिकेशन इशूड अंडर सेक्शन 107। सेक्शन 129 टर्म ऑफ ऑफिस। The term of a Senate member begin on the first meeting of the Senate held after the commission notification notifies the names of the election members। तो इनकी जो टर्म है ना वो बेसिकली सेनेट की फर्स्ट मीटिंग से स्टार्ट होती है। If a member is elected to a seat that is vacant, declared vacant, or where the election is void, the new member elected will serve only the remaining unexpired term
ऑफ द प्रीवियस मेंबर। लेट्स सपोज एक मेंबर है, उसकी डेथ हो जाती है, उसने 3 साल तक अभी सर्व किया था। वैसे तो हमें पता है ना कि इनकी जो टर्म है वो 6 ईयर की होती है। उसने अभी 3 साल के लिए सर्व किया था, बाकी मतलब 3 ईयर्स जो है ना अभी रिमेनिंग है। तो जो नया मेंबर इलेक्ट होगा ना, वो सिर्फ 3 ईयर्स ही पूरे करेगा। ऐसा नहीं है कि वो पूरे मतलब 6 साल के लिए आएगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि ये कैजुअल वैकेंसी के लिए जो है ना इलेक्शन हो रहे होते हैं। If the election of all members declared under this chapter is declared void, then the members elected in their place shall serve the unexpired term of those whose election were void। अगर किसी के इलेक्शन जो है ना वाइड हो जाते हैं, मीन कि उसको नल कर दिया जाता है, उस कंडीशन में जो दोबारा इलेक्शन होंगे उनके लिए जो नए मेंबर्स आएंगे वो पूरी टर्म के लिए सर्व करेंगे, मीन 6 ईयर्स। सेक्शन 130 वैकेंसी इन इलेक्टोरल कॉलेज नॉट टू इनवैलिडेट इलेक्शन। Any election of a Senate member by the members of the Provincial Assembly or National Assembly cannot be challenged just because there was a vacancy in the Assembly membership। इसमें बेसिकली ये कहा जा रहा है कि अगर असेंबली की मेंबरशिप पूरी नहीं है तो भी सेनेट का इलेक्शन जो है वो वैलिड ही होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि सेनेट के जो इलेक्शंस हैं वो असेंबलीज के अंदर होते हैं। मीन कि अगर पंजाब से कोई सेनेटर जो है वो इलेक्ट किए जाने हैं तो उसका इलेक्शन जो है वो पंजाब असेंबली के अंदर होगा। अगर इस्लामाबाद टेरिटरी से जो सेनेटर हैं उनको मतलब उनका इलेक्शन होना है तो वो नेशनल असेंबली के अंदर होगा। तो इसमें बेसिकली ये कहा जा रहा है कि अगर असेंबली की मेंबरशिप पूरी नहीं है, तो हमें पता है कि नेशनल असेंबली की मेंबरशिप कितनी है, 336 है ना। लेट्स सपोज 336 के बजाय वहाँ पे हैं 330, तो 336 तो कभी भी पूरे होते ही नहीं है ना, वो कुछ ना कुछ मेंबर तो हमेशा एब्सेंट ही रहते हैं या सीट वैकेंट रहती हैं। हो जाता है ना ऐसा कभी, आपको पता ही है कि कुछ मेंबर जो हैं वो जाते ही नहीं असेंबली के अंदर। अच्छा, अगर 330 भी हैं तो भी वहाँ पे अगर इलेक्शन होता है तो वो वैलिड ही होगा, इनवैलिड नहीं होगा। तो यही बात की जा रही है सिंपल। आगे है सेक्शन 131 ड्राइंग ऑफ लॉर्ड्स टू डिवाइड senators into groups for staggered term the commission draws laws in a prescribed manner। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता चलूँ कि जो सेनेट है ना, सेनेट का इलेक्शन हर 3 साल बाद होता है। उसकी वजह ये है कि हर 3 साल बाद जो हाफ सेनेट है वो खाली हो जाता है, वैकेंट हो जाता है। ये शुरू से एस्टेब्लिश हो चुका है। अब ये जो सेक्शन है ना ये बेसिकली रेलिवेंट है नहीं, क्योंकि अब सेक्शन के अंदर हर चीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये भी ज़रूरी है कि बाद में कोई ये ना कहे कि मतलब ये चीज़ तो है ही नहीं इसके अंदर। इसमें बेसिकली ये कहा जा रहा है कि लेट्स सपोज़ आप ये अज़्यूम करें कि सेनेट बिल्कुल जो है नए सिरे से बनी हुई है, एस्टेब्लिश हुई है। अब तब से जो है ना ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा। अब इसमें हमने ये तो देखा कि कुछ सेनेटर ऐसे होंगे, ज़ाहिर है अगर शुरू में बना है तो उनको 3 साल बाद अपनी टर्म जो है एक्सपायर, मतलब उनकी जो टर्म है वो एक्सपायर करनी पड़ेगी। मतलब उनको सेनेट से जाना पड़ेगा तभी तो वो हाफ़ होगी। उसमें हाफ़ जो होंगे वो 6 साल के लिए आएँगे, मतलब पूरी मुद्दत के लिए आएँगे, 6 साल पूरे करेंगे। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि इनके ग्रुप बनाए जाएँगे। लेट्स सपोज़ ग्रुप ए जो है वो 3 साल के लिए होगा और ग्रुप बी जो है वो पूरे 6 साल के लिए सर्व करेगा। तभी जो है ना ये मतलब फिर एक पैटर्न बनेगा जो कि आजकल चल रहा है। अभी मैं आपको जैसे कह रहा हूँ ना कि आप अज़्यूम करें कि ये सेनेट शुरू में अभी बना है। अभी पहले टर्म के लिए जो है ना उसमें ए ग्रुप के जो सेनेटर हैं वो 3 साल के लिए वहाँ पे अपॉइंट हुए और बी ग्रुप के जो है ना वो 6 साल के लिए अपॉइंट हुए। तो बाद में जब इलेक्शन होगा ना 3 साल के बाद, ठीक है? अब जो नए आएँगे वो जो है ना बिल्कुल कैजुअल हो जाएगा। जो अब चल रहा है ना इसी तरह हो जाएगा। उसके बाद जो आएँगे वो 6 साल के लिए पूरे करेंगे। तब जो है ना 6 साल इनके पूरे होंगे तो तब इनके आप ये समझ सकते हैं कि तब इनके हाफ़ टर्म गुज़र चुकी होगी। बाकी 3 साल रह चुके होंगे। तो इस तरह ये जो है ना पैटर्न चल पड़ेगा कि हाफ़ सेनेटर जो है ना वो ऑटोमैटिकली 3 साल बाद जो है वो एक्सपायर हो जाएँगे। मतलब उनकी टर्म जो है एक्सपायर हो जाएगी। तो ये क्या किया जाएगा, मतलब कैसे डिसाइड किया जाएगा कि ए ग्रुप के जो लोग हैं या बी के जो सेनेटर हैं वो 3 साल के लिए सर्व करें, दूसरे जो हैं वो 6 साल के लिए सर्व करें, इनके लिए कुरानंदाज़ी की जाएगी। मेंबर्स आर देयर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स कैन विटनेस द प्रोसेस। मीन कि ये जो ड्राइंग लॉर्ड्स वाला प्रोसेस है वो विटनेस करेंगे। द टाइम एंड प्लेस आर पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट। द टर्म ऑफ ऑफिस of each member determined by drawing laws
shall be notified in the commission in the official gazette. If a election of a member whose term was determined by laws is declared void, the newly elected member shall serve the unexpired term of the previous member. इसमें बेसिकली ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसा मेंबर मीन के सेनेटर, मेंबर ही कहेंगे यहाँ पे, वैसे तो सेनेटर ही होता है ना, उसका मतलब ड्राइविंग लाट्स के अंदर नेम आ गया, ठीक है, लेट्स सपोज वो 6 साल के लिए आया या 3 साल के लिए आया, उसका इलेक्शन बाद में वाइड हो जाता है, मीन कि नल हो जाता है, हो सकता है कि वो उसके खिलाफ जो पटिशन है वो मतलब कोई कामयाब हो जाती है या किसी वजह से और वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो फिर उसकी सीट पे जो नया मेंबर आएगा ना, वो फुल टर्म के लिए मतलब सर्व करेगा, मीन के अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए, मीन के कंप्लीट टर्म के लिए वहाँ पे जो है वो सर्व करेगा। इफ इलेक्शन फॉर ऑल मेंबर्स आर वाइड, मतलब जितने भी मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन जो है वो वाइड हो जाता है, मीन के नल हो जाता है, इनवैलिडेट हो जाता है। द न्यूली इलेक्शन इलेक्टेड मेंबर आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, दोबारा जो है उनको फिर दोनों ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन ही सारा का सारा मुलतवी हो गया, तो उस कंडीशन में फिर दो ग्रुप्स अगेन बनाए जाएंगे बाय ड्राइविंग लॉर्ड्स मीन के कुरंदाजी से, एंड देयर टर्म इज आर नोटिफाइड विद ईच सर्विंग द अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ द रिस्पेक्टिव ग्रुप। तो इसी के साथ हमारा ये जो आज का लेक्चर है ये ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।